हम हमारी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें यह नहीं पता कि हमारी गैलेक्सी कैसी दिखाई देती है। इसकी शेप के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने 10 सालों की मेहनत के बाद इसका एक मैप बनाया। जब साइंटिस्ट इस मैप के अंदर मौजूद चीजों को स्टडी कर रहे थे तो उनको मिल्की वे गैलेक्सी के किनारों पर 30,000 ऐसे स्टार्स दिखाई दिए जो बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। साइंटिस्ट ने जब इनको और डिटेल से स्टडी किया तो उनको पता चला ये स्टार्स हमारी गैलेक्सी के नहीं हैं, बल्कि हमारी गैलेक्सी के अंदर एक और गैलेक्सी के हैं। जब उस गैलेक्सी को ट्रेस किया गया तो साइंटिस्ट को हमारी गैलेक्सी के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 गैलेक्सीज मिल गई। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। साइंसदान सोचने लगे कि एक गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं तो ये 6 गैलेक्सीज कहां से आ गई और कैसे साइंटिस्ट ने अंदर रहते हुए हमारी गैलेक्सी का मैप बना दिया। हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को आज तक ये नहीं पता चल सका कि हमारी गैलेक्सी कैसी दिखाई देती है और इसके अंदर कितने स्टार्स हैं। ये सेम ऐसे है कि आप अपने घर की विंडो से सामने वाले घर को तो देख सकते हैं, लेकिन उस विंडो से अपना घर देखना बहुत मुश्किल होता है। साइंटिस्ट ने 20 सालों तक हमारी गैलेक्सी की शेप जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आंखों के सामने खला में मौजूद गैस और डस्ट के बादल आ जाते हैं जिनके पार नहीं देखा जा सकता। ये मसला मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के करीब और ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा मैटर जमा होता है, इसीलिए उसे जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। इस जोन के पार किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए साइंटिस्ट एक्सरे जैसी दूसरी रेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चल सके कि बादलों से आगे क्या है। ये सेम ऐसे है कि आप अपने घर के एक कमरे में बैठकर पूरे घर का नक्शा समझना चाह रहे हैं, लेकिन सामने की दीवार की वजह से हम बाकी कमरे और दीवारों को नहीं देख पाते और ये बादल हला में हमारे लिए दीवार है जिनके पार चीजों को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा ये पता लगाना कि कोई स्टार हमसे कितनी दूर है ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिल्की वे गैलेक्सी का 3D मैप बनाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो स्टार हमें नजर आ रहा है क्या वो सच में छोटा, कम रोशन और हमारे करीब है, या फिर असल में वो बहुत बड़ा और रोशन है लेकिन दूर होने की वजह से वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है। खला में इस डिफरेंस को जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी रोशनी कम या ज्यादा नहीं होती बल्कि फिक्स रहती है, इसीलिए उनके डिस्टेंस को मेजर कर पाना बहुत आसान है। लेकिन हर स्टार की रोशनी फिक्स नहीं होती, उनकी रोशनी कम या ज्यादा होती रहती है। तो सवाल आता है कि उनकी दूरी का कैसे पता चलता है। जवाब है पैरालैक्स। पैरालैक्स का मतलब चीज की जगह नजर का एंगल बदलने से चीज अलग लगती है। मिसाल के तौर पर अपनी उंगली चेहरे के सामने रखें, फिर आंख बंद करो और देखो, फिर दूसरी आंख बंद करो और देखो। आपको बैकग्राउंड की बजाय अपनी उंगली मूव होती हुई दिखाई देगी, यानी जो चीज ज्यादा करीब होगी वो ज्यादा मूव करेगी, उसका पैरालैक्स ज्यादा होगा, और जो चीज दूर होगी वो मूव नहीं करेगी, उसका पैरालैक्स कम होगा और उसका डिस्टेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। आपकी उंगली करीब थी तो वो ज्यादा मूव कर रही थी, लेकिन दूर मौजूद दरख्त मूव नहीं कर रहे थे। यही रूल गाया टेलीस्कोप स्टार्स के लिए इस्तेमाल करता है ताकि पता चल सके स्टार्स जमीन से कितनी दूर हैं। जमीन पर तो हम अपनी आंखों से चीजों की दूरी का पता लगा लेते हैं, लेकिन खला में टेलीस्कोप के सामने हमें ऐसी चीज रखनी होगी जिसकी दोनों साइड्स को देखकर स्टार्स के डिस्टेंस का पता लगाया जा सके। इसके लिए साइंसदानों ने गाया टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। गाया टेलीस्कोप ने स्टार्स को एक बार नहीं देखा बल्कि 10 सालों तक बार बार देखा, और यहाँ सेंटर वाला पॉइंट सूरज को रखा गया। इसके गिर्द हमारी जमीन ऑर्बिट करती है। सूरज की दोनों साइड से खला को देखने के लिए हर 6 महीने साइंसदान जमीन की पोजीशन को बेस बना लेते हैं, यानी 6 माह साइंसदान एक साइड से देखेंगे और फिर 6 माह दूसरी साइड से। फिर दोनों साइड से खींची गई तस्वीरों को मैच करके ये देखा जाएगा कि कौन कौन से स्टार्स ज्यादा मूव कर रहे हैं और कौन से स्टार्स कम मूव कर रहे हैं। एनिमेशन में जो स्टार्स मूव हो रहे हैं असल में वो स्टार्स मूव नहीं हो रहे, बल्कि हमारी जमीन की मूवमेंट की वजह से हमें वो हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे हम स्टार्स के डिस्टेंस के बारे में जान पाते हैं। स्टार्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक और ट्रिक है, स्टार्स का प्रॉपर मोशन। अब हम जमीन की मूवमेंट को इग्नोर करके ये देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम और स्टार्स भी मूव कर रहे हैं। अब जमीन से निकलकर हमारी जो बेस है वो और ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अब जो स्टार्स ज्यादा मूव करते हैं वो करीब हैं और जो स्टार्स कम मूव करते हैं वो दूर हैं।
इस तरह गाया टेलीस्कोप ने मिल्की वे के 2 बिलियन स्टार्स का एक 3D मैप बना दिया और ये काम 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशंस के जरिए हुआ। साइंसदानों के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और ये 2 अरब स्टार्स 100 अरब स्टार्स का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इतने स्टार्स को स्टडी करने से भी हम हमारी गैलेक्सी का एक डिटेल मैप बना पाए। इस टेलीस्कोप को 2013 में लॉन्च किया गया था और तब से ये हमारी गैलेक्सी का डेटा इकट्ठा कर रहा है। ESA इस डेटा को स्टडी करके साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए रिलीज करता है। अब तक 3 दफा डेटा को रिलीज किया जा चुका है। पहला डेटा 2016 में रिलीज किया गया, दूसरा डेटा 2018 में और तीसरा डेटा 2020 और 22 में रिलीज किया गया। लेकिन अभी भी इसका बहुत सा डेटा ऐसा है जिसे स्टडी किया जा रहा है। हम हमारी गैलेक्सी के बाहर जाकर उसकी तस्वीर नहीं खींच सकते, लेकिन गाया के डेटा से साइंटिस्ट इसका एक एक्यूरेट मैप बनाने में कामयाब हो चुके हैं और इस मैप में साइंसदानों ने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। इसके किनारों को देखें, ये थोड़े हिलते जुलते लग रहे हैं। इससे पता चलता है कि माजी में हमारी गैलेक्सी एक और गैलेक्सी से टकराई थी। जब 2018 में डेटा रिलीज किया गया तो उसमें नेदरलैंड के साइंसदानों ने 7 मिलियन स्टार्स को देखा। उनको इनमें से 30,000 स्टार्स अजीब तरीके से हरकत करते हुए दिखाई दिए। ज्यादातर स्टार्स, जिनमें हमारा स्टार भी शामिल है, एक ही डायरेक्शन में गैलेक्सी के गिर्द मूव करते हैं, लेकिन ये 30,000 स्टार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। उनका कलर और रोशनी बाकी स्टार से मुख्तलिफ थी और ये स्टार किसी और गैलेक्सी के हैं जो हमारी गैलेक्सी से 8 से 11 बिलियन साल पहले टकराई थी। इसमें एक और छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी भी शामिल थी। इन रेड स्टार्स को देखें, ये स्टार पहले अलग ग्रुप की तरह दिखाई दे रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गैलेक्सी में फैल गए। इस गैलेक्सी की टक्कर की वजह से हमारी मिल्की वे के सेंटर में इतना मैटर जमा हो गया जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते। डेटा से ये भी पता चला है कि इस गैलेक्सी के अलावा हमारी गैलेक्सी ने एक और गैलेक्सी को निगला है। कुछ टाइम के बाद डेटा में एक और गैलेक्सी की बाकियत को भी देखा गया। डेटा के मुताबिक हमारी गैलेक्सी ने तकरीबन 6 गैलेक्सीज को निगला है। एक गैलेक्सी जिसका नाम सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी है, वो 4 से 5 अरब सालों में 3 दफा हमारी गैलेक्सी से टकराई और साइंटिस्ट के मुताबिक ये अब फिर से टकराने वाली है। उनका कहना है कि गैलेक्सीज के टकराव की वजह से ही हमारे गैलेक्सी में नए गैस और डस्ट के बादल बने, जिनमें हमारे सूरज की फॉर्मेशन हुई। साइंसदानों को ये इन्फॉर्मेशन गाया टेलीस्कोप से मिली है, जिसका मिशन कंप्लीट होने जा रहा है। 15 जुलाई 2025 को इससे लास्ट ऑब्जर्वेशन की गई और फिर 27 मार्च 2025 को इसे पावर ऑफ कर दिया गया। लेकिन अभी भी इसके 2 डेटा पैकेट्स रिलीज होने वाले हैं। ये सियारा सूरज से 180 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। हमारी ज़मीन सूरज के हैबिटेबल जोन के सेंटर में मौजूद है, जबकि ये सियारा हैबिटेबल जोन के स्टार्ट में मौजूद है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगा कि इस पर पानी हो सकता है। क्या सच में इस पर पानी था? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सूरज के गिर्द इसे अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 224.7 दिन लगते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सियारे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग्रुप होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वीनस बाकी सियारों की निस्बत उल्टी डायरेक्शन में इतनी स्लो रफ्तार में घूमता है कि इसका एक दिन वीनस के 243 दिनों के बराबर होता है, जो वीनस के 1 साल से भी बड़ा होता है। यानी जब वीनस सूरज का एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है तो उसका एक दिन कंप्लीट होता है। उल्टा घूमने की वजह से वहाँ सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में ग्रुप होता है। ये तो थी इसके बाहर वाली बात, लेकिन इसके अंदर क्या था साइंसदानों को नहीं पता था। हैबिटेबल जोन के स्टार्ट में होने की वजह से साइंसदान को लगा कि ये भी हमारी जमीन जैसा सियारा हो सकता है और यहाँ पर समुंदर और बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं। इसीलिए इसे अंदर से देखने के लिए रशिया ने 1961 से लेकर 1983 तक वेनेरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा। सबसे पहले 6 वेनेरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा गया, जिनमें वेनेरा 1, वेनेरा 2, 3, 4, 5 और वेनेरा 6 शामिल थे। ये सभी स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में जाते ही गुम हो जाते। इनमें से सिर्फ वेनेरा 3 ने वीनस के सरफेस पर लैंड किया, लेकिन वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि लैंडिंग करते ही वो पिचक गया। 6 स्पेसक्राफ्ट तबाह होने के बाद रशिया ने एक बार फिर से 1975 में वेनेरा 9 को वीनस पर भेजा और ये वहाँ लैंड हो गया।
जिसके पास ये 55 मिनट तक एक्टिव रहा। इस दौरान उसने वीनस की कई तस्वीरों को जमीन पर भेजा और पहली बार हम वीनस के अंदरूनी हिस्से को देख रहे थे। इन तस्वीरों में साइंसदान जो कुछ देख रहे थे वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा साइंसदानों ने वीनस के बारे में सोचा था। इन तस्वीरों के बाद रशिया मजीद वीनस के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए रशिया ने वेनेरा 13 और 14 को वीनस पर भेजा और इन स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार इस सियारे की सरफेस की कलर्ड इमेज भेजी। इन तस्वीरों में साइंसदान देख रहे थे कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर लावे का समुद्र बहता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 167 एक्टिव वोल्केनोस हैं जिससे लावा निकल रहा है। इतने ज्यादा हार्श कंडीशन में किसी भी स्पेसक्राफ्ट का टिक पाना इम्पॉसिबल है। स्पेसक्राफ्ट ने वीनस पर एक आवाज रिकॉर्ड की जिसे आप सुन सकते हैं। इसमें बहुत तेज बिजली चमक रही थी और तेज हवा चलने की आवाज रिकॉर्ड हुई। यानी वहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं जिनकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा है। जब स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में दाखिल होते तो ये तेज हवाएं उसको पुश करती जिससे वो सही से लैंड नहीं हो पाते। वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि जमीन से ये एक स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका मोटा एटमॉस्फेयर जिसमें बहुत बड़े बड़े बादल मौजूद हैं। जब इन बादलों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो डेंस बादलों की वजह से रोशनी का 70% हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें एक स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। स्टडी से ये भी पता चला कि इस सियारे पर पानी का समुद्र हुआ करता था। तो सोचने वाली बात ये है कि वो समुद्र कहाँ गया। इसके बारे में जानने के लिए रशिया ने एक और स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा। इस बार इसने वीनस पर लैंड नहीं करना था बल्कि स्पेस में रहकर उसके गिर्द ऑर्बिट करते हुए वीनस की सरफेस की मैपिंग करनी थी, जिसकी वजह से साइंसदान पहली बार वीनस के डेंस बादलों के नीचे छुपी हुई जमीन को देख पाए। इस जमीन पर कहीं भी पानी का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पर हर तरफ वोल्केनोस फट रहे थे और लावे की नदियां बह रही थी, जिसे देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है जिसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। साथ ही यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खाइयां और क्रेटर्स मौजूद हैं। इतने ज्यादा वोल्केनोस के फटने की वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में इजाफा हुआ और यहाँ बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। इसी इफेक्ट की वजह से वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म सियारा है। ये इफेक्ट एक शील्ड की तरह काम करता है। सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आ सकती है लेकिन वीनस के बाहर नहीं जा सकती और कई 100 करोड़ सालों तक गर्मी वीनस के अंदर इतनी ज्यादा जमा हो गई कि आज ये गर्म तरीन प्लेनेट है। इसके अलावा रशिया को वीनस के पहाड़ों पर एक चमकती हुई अजीब सी चीज दिखाई दी। जब गौर से देखा गया तो वो चौंके, क्योंकि इतने गर्म सियारे पर ये चमकती हुई चीज बर्फ है जो मेटल की तरह पहाड़ों पर जम चुकी है। जब सूरज की रोशनी इस बर्फ पर पड़ती तो ये बर्फ रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती, जिससे ये पहाड़ चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने वीनस से एक और चीज को नोटिस किया कि जब सोलर विंड्स वीनस पर पड़ती हैं तो इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है। असल में ये पानी है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में वीनस से निकल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि शायद वीनस पर समुंदर हुआ करता था, लेकिन साइंसदान को आज भी ये नहीं पता कि वीनस इतना खतरनाक सियारा कैसे बन गया। आपका इस सियारे के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और शानदार डिस्कवरी की। नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा है, ये हमसे 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। इसका कलर नीला है, जिसकी वजह से ये आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है जो सूरज की इंफ्रारेड रोशनी का ज्यादा हिस्सा जज़ब कर लेती है और बहुत कम रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसका बहुत ज्यादा हिस्सा देख नहीं पाता। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसका एक फायदा भी है, इससे नेपच्यून के गिर्द मिट्टी से भरी रिंग्स और बड़े बड़े बादल क्लियर दिखाई देते हैं। ये नेपच्यून की अब तक की सबसे क्लियर इमेज है। इस तस्वीर में नेपच्यून के इस रिंग को साइंसदान पहली बार देख रहे थे।
और इसी तस्वीर में हमें नेपच्यून के 14 मून्स भी नजर आ रहे हैं। साइंसदान अभी भी नेपच्यून की तस्वीर को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।